कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना कर्म। प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड की दृष्टिकोण से और आपके कंपटीशन दृष्टिकोण से भी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अच्छे से समझना है, एक एक स्टेप लिखा पहले दिए जिससे जो है जल्दी खत्म हो जाए। जब बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक रहता है तो पहले हम लिखा ही देते हैं, लिखा दे समझाएंगे याद हो जाएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। वैसे इस शब्द से आप परिचित हो, इट इज अ इवेंट ऑफ लाइट। प्रकाश की एक ये घटना है। जैसे आपने जो है प्रकाश की घटनाओं में परावर्तन पढ़ा था, वैसे यहाँ प्रकाश की ये घटना है अपवर्तन। होता क्या है बच्चों कि जैसे अभी यहाँ जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ पूरे के पूरे कमरे में चारों तरफ वायु या हवा भरी है। समझ आ रहा है? अगर हम यहीं से जो है रोली एक दीवार ऐसे खड़ी कर दें, माने कमरे में पार्टीशन कर रहे हैं, दीवार जो है खड़ी कर रहे हैं अगर पेंसिल, तो दीवार के उस तरफ एक भाग हो गया, दीवार के इस तरफ एक भाग हो गया। और दीवार खड़ी करने के बाद उधर हम खचाखच पानी भर दें या कांच रख दें पूरा ऊपर तक, तो अब समझो कि यह दीवार डिवाइडर हो गया, दो माध्यमों को अलग करने वाला तल हो गया। दीवार के उस पार कांच रखा हुआ है मैंने, और दीवार के इस तरफ क्या है? हवा। मौर्य दिखान हवा, ध्यान से सुना कर पढ़ाओ की। तो इधर हवा भरी है, पूरा वायु है, और दीवार है, दीवार के बाद क्या है? कांच रख दिया है। और अगर हम यहाँ एक बल्ब लगाएं, क्या और बल्ब ऑन करें तो बल्ब से क्या निकलेगा? प्रकाश। और आप देखोगे और साइंटिस्टों ने देखा हुआ है कि जब ये प्रकाश बल्ब से निकलता है तो ये किसी किसी रास्ते से चलता होगा, माने प्रकाश की किरण दिखती होगी। आप देखोगे कि ये प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलता है। अब जानते हो प्रकाश का गमन सीधी रेखा में होता है, तो प्रकाश यहाँ सीधी रेखा में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। दीवार तक हवा मिलती है इसको, तो इसलिए हवा में इसका रास्ता ऐसे है जैसे हम दिखा रहे हैं। जैसे ही प्रकाश दीवार को क्रॉस करता है तो इसको अब हवा के बजाय क्या कहाँ जाना है? कांच। तो जब ये हवा में ऐसे जा रहा था, जैसे ही कांच पे जाना होता है, या तो ये इधर मुड़ के चलने लगता है या तो इधर मुड़ के चलने लगता है, माने ऐसे नहीं जाता, इसका रास्ता डगमगा जाता है, इधर हो जाता है या इधर हो जाता है। कहने का मतलब बोल लीजिए, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना और अपने मार्ग से, ये जो रास्ता था, ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। जैसे दूसरा माध्यम मिला वैसे इसका रास्ता इधर घूम गया या इधर घूम गया, विचलित हो गया। तो प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना और अपने मार्ग से विचलित हो जाना, यही घटना प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित हो जाना। प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से इधर हो जाना या इधर हो जाना, विचलित हो जाना, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्यारे साथियों, इसी बात को बोर्ड पर देखा जाए, मस्त मजेदार बात। यहाँ ये पूरा क्या दिख रहा है? बोर्ड का तल दिख रहा है, पूरा का पूरा बोर्ड है। अब बच्चों, इस बोर्ड पर हमने एक लाइन ड्रा किया, माने बोर्ड को
दो भागों में बांटने की ट्राई किया, दिखा कि नहीं आपको? अब बोर्ड पर एक भाग ऊपर है और एक भाग नीचे, बोर्ड दो भागों को डिवाइड दिखने लगा कि नहीं? यहां मान लो ये रेखा XY है, ये जो है बोर्ड तल को दो भागों में डिवाइड कर रही है, और जो रेखा दो माध्यमों को अलग करती है वह जो है अपवर्तक रेखा या अपवर्तक तल है। तो ये अपवर्तक तल हो गए, दो माध्यमों को अलग करने वाला तल। ओके, मान लेते हैं इस अपवर्तक तल के ऊपर माध्यम एक है और अपवर्तक तल के नीचे, और बच्चों जब जो है ये मान लो प्रकाश की कोई एक किरण है, इस किरण का नाम OP है, दिखाई दे रहा है प्रकाश की ये किरण माध्यम एक से माध्यम दो को जा रही है कि नहीं? साथियों इसका मार्ग ऐसे ही रहना चाहिए था कि नहीं? इस चोटिन टाइप की किरण को एकदम ऐसे ही चले जाना था इस तरह से, लेकिन ये जो है सोनम जैसी किरण है, इसको यहाँ महंगी की जलेबी की दुकान उधर है, तो ये अपना रास्ता छोड़ के उधर भाग गई। तो माने जब ये माध्यम एक से माध्यम दो में आई, जैसे ही प्रकाश की किरण पुल पार कर गई, माने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, तो अपने मार्ग से विचलित हो गई, थोड़ा सा उधर होकर जाने लगी। दिखाई दे रहा है उन्हें ऐसा कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश की तो अपने मार्ग से क्या हो गई बेटा? विचलित हो गई। किरण OP ऐसे जा रही थी OPP डैश रास्ते से, लेकिन जैसे इसका माध्यम बदला, इसका मार्ग जो है PP डैश के बजाय PQ हो गया, और यही प्रकाश की जो है अपवर्तन की घटना हो गई। प्रकाश की जो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, इंसिडेंट रे किरण कहलाती है। ओके, आफ्टर अपवर्तन के बाद बनी किरण, अपवर्तन की घटना के बाद प्राप्त किरण अपवर्तित किरण कहलाती है, रिफ्रैक्टेड रे। आपतित और अपवर्तित किरणें जिस स्थल पर मिलती है या बनती है वह बिंदु आपतन या अपवर्तन बिंदु कहलाता है। आपतन या और अगर इस बिंदु पर लंब खींच दो, आपतन या अपवर्तन बिंदु पर खींचा गया लंब रेणुदीमाई अविलंब कहलाता है। आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। तो एक बार फिर से हो जाए, गौर फरमाइएगा, बड़ी बेइज्जती वाली चीजें आपके सामने बना दिया हूं। प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना और अपने मार्ग से प्रकाश का किरण OP ऐसी किरण है, इसका मार्ग OPP डैश होना चाहिए। इसका मार्ग क्या होना चाहिए? लेकिन जैसे ही वन माध्यम से माध्यम दो में आई, इसका मार्ग PP डैश के बजाय PQ हो गया। ये अपने मार्ग से विचलित हो गई और यही घटना प्रकाश का अपवर्तन हुई। जो किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आवे है उसको आपतित किरण, अपवर्तन के पश्चात जो किरण बने हैं उसको अपवर्तित किरण। आपतित किरण का नाम ओम प्रकाश OP और अपवर्तित किरण का नाम PQ माने पंकज कुरैशी। और यहाँ
दोनों किरणें आपतित और अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं वो आपतन या अपवर्तन बिंदु, और उस बिंदु पर खींचा गया लंब यमयन अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के साथ बना कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के साथ बना कोण आपके सामने पूरी फुटरी दिख रही है। लेकिन यहाँ एक बेईमानी हो रही है। बेईमानी ये हो रही है कि हमने अभी कहा कि प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित हो जाना। तो यहाँ देखो किरण जो थी वह पीटी डैश के बजाय कौन सा मार्ग पकड़ ली? तो ये जो अभिलंब से पहले यहाँ तक थी अभिलंब से बहुत ज्यादा दूर हो गई। तो इस केस में किरण अभिलंब से दूर हो रही कि नहीं? ऐसा भी हो सकता था कि किरण उधर के बजाय इधर आ सकती थी ना, तो ऐसे भी तो हो सकता था। तो ऐसे कैसे होगा? मान लेते हैं दो माध्यमों को अलग करने वाला ये तल क्या है? इसको क्या कहेंगे? अपवर्तक। मान लेते हैं ये कौन सी किरण है? नाम बोलो इसका, ओम प्रकाश। इसका रास्ता ऐसे होना चाहिए, इसका मार्ग क्या दिख रहा है? ओपीटी डैश। इस किरण बेचारी को ऐसे ही चलना चाहिए कि नहीं? बिंदु पी कौन सा बिंदु है? इस बिंदु पर हम लंब खींच देवे हैं। अब अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपवर्तन हो, इसका ये अभिलंब की ओर सट जाए, झुक जाए, अविलंब कैती विचलित हो जाए, किरण पी क्यू एस मिले। पीपी डैश के बजाय क्या मिल गई? किरण। ये कौन सा कोण हुआ? ये कौन सा कोण हुआ? ये पहला माध्यम हुआ, ये दूसरा माध्यम। वहां भी अपवर्तन हुए हैं, यहां भी अपवर्तन हुए हैं, लेकिन इन दोनों अपवर्तनों में दो विशिष्ट अंतर है। अपवर्तन की घटना में, कौन घटना? अपवर्तन की घटना में अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटे। दूर हटने का मतलब विमुख हो जाए, वी से विमुख और वी से विरल। तो फिर ये वाला माध्यम विरल होता है उस माध्यम के सापेक्ष। देखो कभी कभी जो है बेटा कुछ गुण ऐसे होते हैं कि जिन्हें बताने के लिए एक जने का ना दो जने की जरूरत पड़ता है। जैसे कहा जाए शिवांशु लंबा है, तो ये गलत बात है, ये पूरी बात नहीं है। अरे भाई शिवांशु लंबा कैसी लंबा है, जब तक एक जने का वो नाम ना लगा गया तब तक पूरी बात न भाई, गलत वाक्य। कहा जाए शिवांशु अस्मित से लंबा है, तब समझ में आता है कि अस्मित जितना लंबा उनके लंबाई से ज्यादा है। तो जब जो है कुछ गुण, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि जब तुलनाकारी एडजेक्टिव होते हैं, शब्द होते हैं, तो वो दो वस्तुओं की तुलना के साथ लिए जाते हैं। जैसे ये चाय काफी से ज्यादा मीठी है ना? अब कहा जाए कि बहुत लंबी रेखा है, गलत है। ये रेखा इस रेखा से लंबी है भाई, ये वाली रेखा कहा जाए लंबी रेखा है, गलत है। अब कहाँ लंबी है? अब तो ये लंबी है। तो फिर नाम हमेशा तो वैसे बेटा सघन माने गाढ़ा एक तरह से, बिरल माने पातर। तो सघन और बिरल भी हमेशा जो है तुलना करके दीन जाए, का कर दीन जाए उनने ऐसा। तो अब चलो फिर से हमारी बात सुनो, फिर से यहाँ अपवर्तन हो रहा है, दूसरे माध्यम में तारो अपवर्तित किरण क्या हो रही है? अभिलंब से। तो जहां दूर हटे वो हटे, वी से विमुख होना, वी से विरल माने विरल है। तो किकरे सापेक्ष विरल है? पहले वाले से। माने जब ये विरल है तो पहला वाला का है, क्या मतलब? चला परिभाषा बनवा। अपवर्तन की घटना में यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटे तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की सापेक्ष विरल कहलाता है। माने तुलना बोले ना, बोलेगी ना। और अगर अपवर्तन की घटना में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाए, अभिलंब की ओर सट जाए, सा से सट जाना, सा से सघन, ऐसे बता देते कभी भूलबन कर गया। तो फिर दूसरा माध्यम पहले माध्यम की अपेक्षा सघन कहलाता है। अब यहाँ शिवांशु एक बात याद रख लो
कि ये तो फोटो बनी है। मान लो हम ऊपर सघन विरल लिख दें तो अपने आप जान जाओगे प्रकाश किरण कैसे ले जाना है। अगर प्रकाश की किरण को सघन में ले जाना है तो उसे अभिलंब की ओर सटा देना है, और प्रकाश की किरण को विरल में ले जाना है तो अभिलंब से दुर्वा कर देना है। याद रहेगा कि नहीं? पक्का पक्का? नो डिस्टर्बेंस। तो प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जौन किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आवे है आपतित किरण कहलाती है। अपवर्तन के बाद बनी किरण अपवर्तित किरण कहलाती है। आपतित और अपवर्तित किरण जिस जगह मिले हैं आपतन या अपवर्तन बिंदु कहलावे हैं, और आपतन या अपवर्तन बिंदु पर खींचे गए लंब अभिलंब और आपतित किरण के साथ बना कोण, कोण में बोलो, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। फोटो देखिए, यहाँ हमने ये परिभाषा बनाई है विरल माध्यम की, और यहाँ परिभाषा बनाई है, आपको हेडिंग डलवा कर लिखा है विरल और सघन माध्यम। तो उसमें बेटा विरल वाले माध्यम में ये फोटो बना देना, सघन वाले माध्यम ये फोटो। पहले रुक जाओ एक बार फिर से। अपवर्तन की घटना में यदि अपवर्तित किरण अभिलंब से तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की अपेक्षा, देखो नवायों में पढ़ा रहा हूँ ये टीचर नवायों दशाएं में, लेकिन कॉन्सेप्ट न क्लियर रहा हो, याद कैले हो गए आज याद करा बताइए। अगर किरण जो ना दूर हटत बा विमुख जात बा तो उ वाला माध्यम विरला, लेकिन केकरे सापेक्ष पहले सापेक्ष। और अगर अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर सट जात बा तो दूसरा माध्यम पहले माध्यम की अपेक्षा का हुआ है। समझ में आया कि नहीं? कह दो हाँ सर समझ में। अब बच्चों यहीं पर एक हेडिंग आपको पढ़ाने जा रहे हैं अपवर्तन के नियम। तो देयर आर दो नियम फॉर अपवर्तन एज परावर्तन। जैसे प्रकाश के परावर्तन में दो नियम पढ़े थे वैसे अपवर्तन के भी दो नियम है। पूछो कौन कौन? तो पहला नियम फोटो में है, देखो इधर आपतित किरण देखिए, अभिलंब अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में अपवर्तन करता है। पहला नियम आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है विकास स्वरूप। समझ में आई बात? दूसरा नियम देखो, किन्हीं दो माध्यमों हेतु किन्हीं दो समांगी पारदर्शी अगर आपतन कोण जो आई है उसकी साइन निकाला जाए और जो अपवर्तन कोण है उसकी साइन निकाला जाए, दोनों का अनुपात निकाले तो ये हमेशा फिक्स गिनती में आता है। ये अपवर्तन का दूसरा नियम है। एक बार फिर से पूछो हमसे, किन्हीं दो समांगी पारदर्शी माध्यमों हेतु आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। 19 इस परिभाषा को हम 3-in-1 परिभाषा कहते हैं। मतलब 3 हेडिंग की एक परिभाषा, नहीं समझे? तीनों हेडिंग की एक परिभाषा। एक्चुअली में ये इतना अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया कि नहीं साथी? इस नियम को बताया था स्नेल ने, तो इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो अगर हमसे कोई कहे अपवर्तन का दूसरा नियम बताओ तो हम बोलेंगे कि ये दो समांगी माध्यमों के लिए आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। और अगर कोई कहे स्नेल का नियम बताओ तब भी हम यही बोलेंगे कि इन्हीं दो समांगी पारदर्शी माध्यमों के लिए आपतन कोणवा की साइन अपवर्तन कोणवा की साइन का अनुपात नियतांक होता है। एक हेडिंग में और यही यूज होगा। देखो ये जो नियतांक है इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो अब लोग अगर कोई कहे अपवर्तनांक की परिभाषा बताओ तो ऐसे तो बोल दोगे किन्हीं दो समांगी पारदर्शी माध्यमों हेतु आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। कौन चाचा बताए? स्नेल चाचा बताए।
और आपको जब तरंग में ले जाएंगे उन्हें तो मिलवाएंगे चच्चा हाइगेंस ने। और हाइगेंस चच्चा ने बताया कि ये जो अपवर्तनांक है पहले माध्यम में चाल और दूसरे माध्यम में चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हाइगेंस के हिसाब से क्या होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। ऐसे सुनो जरा सुस्मी, जैसे प्रकाश हवा में चल रहा हो, हवा में चाल कितनी है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, मानोगे? और प्रकाश कांच में चलने लगा, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो अब 3 × 10⁸ को 2 × 10⁸ से भाग देंगे तो हमारे हवा में चाल बटा कांच में चाल, तो हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक नहीं आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 3/2, 1.5। तो यह तरह से अपवर्तनांक की परिभाषा। कौन सारी चीज हम बताए कि आपको बताया 3 in 1, चाहे हमसे प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम पूछे, चाहे स्नेल का नियम पूछे, चाहे पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछे, तीनों की एक ही परिभाषा है। और एक बात बताया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का एक और परिभाषा दी जाती है, क्या? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। किसने बताया थे इसे? हाइगेंस ने बताया था। और 1/2 बराबर sin I बटे sin R किसने बताया था? स्नेल चाचा ने। तो उन्होंने दोनों वैज्ञानिकों ने अपवर्तनांक की परिभाषा दी हुए है। और एक बात खास तौर से, अगर पहला माध्यम वायु या निर्वात हो जाए तो फिर हम इस अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? आप लोग जानकार नहीं है, 9th की क्लास में आपको आपेक्षिक घनत्व बताया जाता है, जैसे जल का घनत्व, लकड़ी का घनत्व, फलाने घनत्व, ठिकाने घनत्व। लेकिन कहा जाए जल का, जैसे कहा जाए लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व, तो आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है कि जल के घनत्व का किसी भी वस्तु के घनत्व के साथ अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। माने लकड़ी के घनत्व को जल के घनत्व से भाग दे दो तो यह आ जाएगा लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व का मतलब है, जैसे कहा जाए रामलाल का आपेक्षिक घनत्व बताओ, माने रामलाल का घनत्व बटे जल का घनत्व। जल के घनत्व को भाग देने पर आपेक्षिक घनत्व मिलता है। तो वैसे ही वायु में प्रकाश की चाल को किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग देने पर माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक प्राप्त लगता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक परिभाषा से पूछो, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल C और माध्यम में प्रकाश की चाल V का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और प्यारे बच्चों, इतनी ही बातें हमने आज